नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं किस प्रकार केजरीवाल ने देश को धता बताई। केजरीवाल की पार्टी में जितने लोगों को उसने शामिल किया, या तो वो भूमाफिया हैं, या फिर वो लाइजनर हैं, या फिर वो देश के विरुद्ध रिसर्च करने वाले हैं, मार्लिना जैसे लोग हैं, और इसके अतिरिक्त वो लोग जो हवाला जैसे कारोबार करते हैं। मतलब एक गैंग कैसे बनाया जाता है चंबल घाटी का। आप सोचो कि चंबल घाटी में डाकुओं का गैंग बना हो, तो उस गैंग में गैंग का प्रमुख भी होगा। गैंग का जो प्रमुख है सरदार, सरदार कैसे लोगों की भर्ती करेगा, ये बिल्कुल साफ समझ में आएगा कि वो ऐसे लोगों की ही भर्ती करेगा जो उसके मैनेजमेंट को, जो उसकी लूट की जो दुनिया है, उसको किसी तरह से बैलेंस कर सके, उसको सहायता दे सके। नहीं तो भैया वो आपको आम आबादी से क्यों उठाकर अपने गैंग में लेकर आएगा। आप सड़क पर पड़े हुए हो, वो सरदार है, गोलियां चला रहा है, उसकी एक टीम है, उस टीम में आपको क्यों भर्ती करे। आपको तो भर्ती तभी करेगा जब आप उस लंपट राजा का, या फिर मैं कहूँ वो गैंग के जो जो सरदार है, उस सरदार की मदद करेंगे। और कभी सरदार अगर फंस जाए तो उसको बचाने के लिए हमले शमले करेंगे, उसको बचाने के लिए दुनिया के काम करेंगे। एक चीज़ जो समझ में आ रही है कई वर्षों से, वो ये है कि मोदी जी की सरकार के बनने के बाद नीरव मोदी पर वार आया, वो जिसके नाम लोग कहते हैं माल्या के ऊपर वार आया, ऐसे कई लोग, मेहुल चौकसी, ये सब देश छोड़ छोड़ कर भागे। अब वहाँ की अदालतों में फंसा हुआ है, फिर भी भारत सरकार वहाँ लड़ रही है। और यहाँ पर उनकी जो संपत्तियाँ थीं, उन संपत्तियों को, जिनके जो जो फ्रॉड करके बनाई गई थी, उन संपत्तियों को भारत सरकार जब्त कर रही है और लगभग कर लिया है। मतलब कहने का ये है कि जितना फ्रॉड किया गया है वो प्रॉपर्टियां जब्त कर ली गई हैं, और वो अब आज की तारीख में अगर भारत आए तो उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ है नहीं। लेकिन हाँ, विदेशों में अगर उन्होंने कुछ गेन करके रखा होगा तो भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है वहाँ से लाना का मतलब युद्ध करके लाना, या फिर वहाँ की लीगल प्रोसीडिंग को पूरा करके लाना, वो कर रही है। दूसरा, भारत में जो विदेशी फंडिंग हो रही थी, तमाम तरह की कंपनियां, अभी भी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड का, जिसमें सरकार ये कह रही है कि हम जो जो पॉलिटिकल फंडिंग है, वो पॉलिटिकल फंडिंग हम नंबर 1 में करना चाहते हैं, वो पॉलिटिकल फंडिंग हम कैश में नहीं करना चाहते। पिटीशन लगी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें माना है कि अगर हम इस इलेक्टोरल बॉन्ड के प्रोसेस को बैकडोर पर ले जाते हैं या ख़त्म कर देते हैं, तो फिर कैश जो है वो फिर से किकबैक करेगा। अब कैश जो किकबैक करेगा तो फिर तो करप्शन किसी भी लेवल पर जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी कहना पड़ा, नहीं नहीं, हम उस प्रोसेस पर नहीं आना चाहते, इसी में जो आपने बनाया है इसको बिल्कुल वेल प्रूव्ड बनाइए, इसको अच्छा करिए, हम आपकी सुनवाई कर रहे हैं। सरकार वहाँ पर, केंद्र की मोदी जी की सरकार वहाँ पर ये कह रही है कि हम अब करप्शन का पैसा पॉलिटिक्स में नहीं लगने देंगे। पॉलिटिक्स में जो पैसा लगने वाला है वो नंबर 1 का पैसा लगेगा, जिसको लगाना हो लगाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि शेल कंपनियां, तो सरकार ने कहा हमने 3 लाख से ऊपर शेल कंपनियां भारत में बंद कर दी हैं। आप सोचिए, 3 लाख से ऊपर शेल कंपनियों का मतलब था कि दुनिया भर का करप्शन का पैसा लाइए, कंपनी में डालिए, कंपनी में लीगल बनवाइए, और लीगल बनाकर वो पॉलिटिक्स में दान करवा दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट की इस चिंता को भी केंद्र सरकार ने बड़े हैवीपन से लिया, और उस समय सॉलिसिटर जनरल ने कहा नहीं, आपका ये कंसर्न बिल्कुल सही है, ये हम संशोधन करेंगे। अगर इसमें किसी प्रकार की कोताही होती है, वो 1 रुपया भी अगर कंपनी प्रॉफिट में है, तो वो उस प्रॉफिट का अगर वो चाहें तो पॉलिटिकल पार्टी को दे सकती। लेकिन अगर कोई पैसा बिना किसी कारण से वहाँ लगाया गया है और वो पॉलिटिकल पार्टी को देना चाहता है, तो ऐसे शेल कंपनियों को बंद किया जा रहा है और किया जाएगा। ऐसी एनजीओज़ का भी फंडिंग बंद करी जा रही है, ऐसी एनजीओज़ की फंडिंग भी पॉलिटिकल पार्टी को बंद हो रही है। बैंक में जाइए, बैंक से बॉन्ड खरीदिए, आप अपनी आइडेंटिटी वहाँ लगाइए, और वो बॉन्ड अपने उठाकर ले आइए, आप पॉलिटिकल पार्टी को दे दीजिए। पॉलिटिकल पार्टी को ये तो पता होगा किसने दिया है, पॉलिटिकल पार्टी जाकर उसको कैश करवा ले। लेकिन ये बात बिल्कुल निश्चित है कि वहाँ कोई और नहीं जान पाएगा कि किसने बॉन्ड खरीदे। अगर कोई व्यक्ति बॉन्ड खरीदकर 2 पार्टी को देना चाहता है तो वो दे सकता है, ना ही
किसी अपोजिट पार्टी को पता होगा कि कौन सा बॉन्ड किसके पास गया है, और ना ही किसी और को पता लगेगा कि कौन सा बॉन्ड किसको गया है। बॉन्ड इशू करने वाली अथॉरिटी अलग होगी और बॉन्ड को कैश करवाने वाली अथॉरिटी अलग होगी। उसका एक नंबर होगा। जब कोई बहुत अंदर का आदमी मिला होगा बैंक का और बहुत कुछ गलत कर रहा होगा तो ही ये टैली हो सकता है, अदरवाइज ये टैली नहीं होगा, क्योंकि कोडिंग से ये बॉन्ड बिकने वाला है, नाम से ये बॉन्ड नहीं बिकने वाला। आपको जैसे एक नंबर दे दिया गया, एक नंबर वहाँ चढ़ा दिया गया, आपने पैसा चढ़ाया, पैसा दे दिया, अपनी आईडी लगाई तो एक नंबर पर आईडी लगी हुई है, बॉन्ड एक नंबर पर बॉन्ड का नंबर चढ़ा हुआ है, और वो बॉन्ड का अपना नंबर है जो आपको दे दिया गया। वो बॉन्ड आप बैंक में लेकर जाते हैं, अपने अकाउंट में लगाते हैं, बिल्कुल ड्राफ्ट की तरह, तो वो आपके अकाउंट में कैश हो जाता है, लेकिन वो अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं करता कि वो किसने दिया है, क्योंकि उसमें केवल नंबर रिफ्लेक्ट होगा कि कौन से नंबर का बॉन्ड था जो वहाँ कैश हो गया। कुल मिलाकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम जो करप्शन है, करप्शन के प्रति प्रतिबद्ध हैं और हम उसको रोकना चाहते हैं। अब बात आती है कि पॉलिटिकल पार्टियां जो करप्शन करती हैं, जो सिस्टम करप्शन करता है। मैंने दोपहर को भी एक लेक्चर आपको बताया था कि किस प्रकार से केंद्र सरकार ने रेलवे के अधिकारी को और उसकी पत्नी को सीबीआई के हाथों पकड़वाया, और वेल्थ से ज़्यादा, उनकी आय से ज़्यादा वेल्थ का मामला था। कोई करप्शन नहीं पकड़ पाए, मतलब सीबीआई ये नहीं पकड़ पाई कि करप्शन हुआ है, कहाँ करप्शन हुआ है, लेकिन सीबीआई ये ज़रूर पकड़ पाई कि आपकी 88 लाख रुपए की इनकम हुई, आपने 1,56,00,000 का सौदा कैसे किया, 1,56,00,000 आपने इन्वेस्टमेंट कैसे किया और कहाँ से आया। ये बात पार्टी नहीं बता पाई। नतीजा निकला कि ये माना गया कि ये करप्शन का पैसा था, और पत्नी जबकि विजिलेंस में या इंटेलिजेंस में थी, पत्नी भी और पति बड़ा अधिकारी था वो भी, और जिस व्यक्ति ने वो पैसा लगवाया था उस व्यक्ति को भी सजा दे दी गई। आप सोचिए, रिटायरमेंट के बाद, जबकि लोग समझते थे कि रिटायरमेंट के बाद वेल प्रूफ होता है। इसके अतिरिक्त जो पॉलिटिकल पार्टियां चाहे पॉलिसी बनाते समय पैसा ले रही हो, आम आदमी पार्टी उसी का एक कल्प्रिट है। आम आदमी पार्टी ने बड़ी तेजी से ग्रो करने के उद्देश्य से दिल्ली में शराब पॉलिसी बनाई, 5% से कमीशन बढ़ाकर 12% कर दिया, और उसको लगा कि 12% कर देंगे, जो 7% बढ़ा रहे हैं वो लिक्विड सेल का पूरा हमको यहाँ करप्शन के लिए आ जाएगा, चुनाव लड़ने के लिए आ जाएगा। वो पॉलिसी बदलवाने के लिए जिन कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जो कंपनियां इसमें इन्वॉल्व थी, जो शराब बनाने वाली थी, जो शराब बेचने वाली थी, जो दुकानें हायर करने वाली थी, जो दुकानें उठाने वाली थी, जो दुकानों का लाइसेंस लेने वाले थे, सब ने मिलकर कुछ पैसा दिया। ऐसा एक ट्रांजैक्शन 320 करोड़ या 338 करोड़ का सुप्रीम कोर्ट के सामने डिस्क्लोज भी हो गया कि पॉलिटिकल पार्टी को, आम आदमी पार्टी को 338 करोड़ का एक डिटेक्शन हुआ है, और 338 करोड़ कहां से आया यह पता नहीं है, आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ऐसा ही मामला अब एक और, जब ईडी 2 तारीख को अरविंद केजरीवाल को अपने यहाँ बुला रही थी इन्वेस्टिगेशन के लिए, और कह रही थी कि आपको आना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, तो एक बात समझ लीजिए, बड़े ध्यान से सुनने की आवश्यकता है कि जब मोदी जी चुनाव में 2014 के जा रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि भारत से करप्शन का पैसा विदेशी बैंकों में बहुत बड़ी तादाद में जमा है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि वो पैसा वहाँ से आ जाए। और अगर एक अनुमान ऐसा है कि अगर वो पैसा पूरा काउंट किया जाए कि कितना कितना है, तो फिर वो एक व्यक्ति प्रति व्यक्ति का 15 लाख बनेगा, और उसको हम भारत में वापस लाने की कोशिश करेंगे। आप याद करिए, उससे पहले, जस्ट पहले बराक ओबामा, आप सोचिए, बराक ओबामा जब वहाँ राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने भी ऐसा ही प्रॉमिस किया था, और बराक ओबामा एक बड़ा अमाउंट ला भी पाए थे। लेकिन वो सब कुछ, और उस समय संसार की जो पॉलिटिकल पार्टी, अपोजिट पार्टी चुनाव लड़ने जा रही थी, वो यही कह रही थी कि हम अपने देश का विदेशी बैंकों में जमा पैसा जो करप्शन का है वो वापस ले आएंगे। कुछ देश वापस ले आए लेकिन कुछ नहीं ला पाए उसका, और वो सब उसी समय, उसी चुनाव के टाइम पर सबके इस तरह के भाषण क्यों थे, ये भी सोचने की बात है। तो देखा ये गया कि उस समय यूएनओ ने एक रेजोल्यूशन पास किया था, उस रेजोल्यूशन में ये तय हुआ था, ओबामा ने ये तय करवाया था कि जो कुछ भी वहाँ पर पैसा जिस बैंक में जमा होगा, जिस कंट्री के नागरिक का, वो बैंक की जिम्मेदारी होगी कि उस कंट्री को ये बताए कि पैसा किसका है और कौन से कंट्री का है। अब कंट्री को पता होगा तो वो अपने यहाँ सिस्टम पर ले आएगा, तो इससे विश्व के करप्शन पर एक बहुत बड़ा प्रतिबंध लगेगा।
पॉलिटिकल पार्टियों का प्रतिबंध लगेगा। संसार में जो अफरा तफरी मची हुई है करप्शन की वजह से और जो आम आदमी सफर करता है वो रोका जा सकता है। ये सब उसके पीछे का उद्देश्य था। और उसमें एक रिजर्वेशन क्लॉज था। रिजर्वेशन क्लॉज ये था कि अगर कोई दो कंट्री आपस में कोई एग्रीमेंट कर चुके होंगे तो ये रेजोल्यूशन जो यूएनओ का है ये तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि वो दोनों कंट्री इसको अडॉप्ट ना करें। लेकिन अगर कोई दो कंट्री उस पर एग्रीमेंट कर चुके होंगे तो फिर ये रेजोल्यूशन वो ना माने चलेगा। नहीं किया होगा तो फिर ऑटोमेटिकली लागू होगा जो जो उसकी पार्टी। भारत की खास बात यह थी कि उस समय जो भारत की यूपीए गवर्नमेंट बनी हुई थी वो यूएनओ का रेजोल्यूशन पास होने के बाद उसने स्विस देशों से, स्विस देश या जो ऐसे देश जहां पर हमारे अकाउंट बने हुए थे उनके साथ बायलैटरल एग्रीमेंट कर लिया। उस बायलैटरल एग्रीमेंट में ये तय कर लिया कि भाई हम आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। अब वो रेजोल्यूशन इसका मतलब हो गया कि वहां लागू नहीं होगा। मोदी जी को ये बात पता थी या नहीं पता थी मुझे पता नहीं, लेकिन मोदी जी उसी आधार पर जिस पर वर्ल्ड के सभी लीडर्स, अपोजिशन लीडर वर्ल्ड में ये बात कह रहे थे कि हम पैसा ले आएंगे क्योंकि वो रेजोल्यूशन पास हो चुका था और उसका सहयोग लेते हुए पैसा वापस आ सकता था। मोदी जी की सरकार बनी, उन्होंने प्रयास करने शुरू कर दिए और उन प्रयासों में उन देशों के साथ जब डिटेल मांगा गया तो फिर उन्होंने कहा कि साहब हम बायलैटरल एग्रीमेंट से बंधे हुए हैं और हमारा आपका बायलैटरल एग्रीमेंट है पुरानी यूपीए सरकार के दौरान, इसलिए हम आपको वो इन्फॉर्मेशन जो पिछली है वो नहीं दे सकते। लेकिन अगर आप प्रोस्पेक्टिवली आगे कहना चाहते हैं तो हम आपके साथ नया एग्रीमेंट कर सकते हैं और नई एग्रीमेंट में हम आपको रियल टाइम इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो मोदी सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसने स्विस गवर्नमेंट के साथ और सरकारों के साथ जहां जहां पैसा जमा हो सकता है वहां रियल टाइम एग्रीमेंट कर लिए। पुराने वाले एग्रीमेंट को वहीं सीज किया गया और आगे से कोई भी इंफॉर्मेशन रियल टाइम हमारे कंट्री के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हो जाएगी। ये हमने तय कर लिया। मतलब ये निकला कि 2014 में जब एग्रीमेंट हुए 2015 में, तो उसके बाद कोई भी पैसा करप्शन का भारत से निकले ऐसा संभव नहीं है कि विश्व के किसी भी बैंक में चला जाए और भारत सरकार को उसकी इंफॉर्मेशन ना मिले। लेकिन पुरानी वाली इंफॉर्मेशन यूपीए गवर्नमेंट के उस समय के बायलैटरल एग्रीमेंट की वजह से नहीं मांगे जा सकते थे। आप उनसे युद्ध करिए, इंटरनेशनल लॉ भी कोई चीज होती है। लेकिन जिन कंट्रियों के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट नहीं थे उन कंट्रियों से सरकार ने मांग लिया और उन्होंने दिया भी है और उन पर एक्शन भी हो रहे हैं। लेकिन जिनके साथ एग्रीमेंट थे उस पर नहीं हो सकता। अब ये सब कुछ चल रहा था तो अब नया खेल शुरू हुआ। भारत में ग्लोबल मार्केटिंग, यानी कि भारत में जो कंपनियां, इन्वेस्टर्स हैं विश्व की, वो अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचें। उनके कॉपीराइट उनके पास होते हैं, प्रोडक्शन आप करते हैं, कंपनी आपके यहाँ लगी होती है, फैक्ट्री आपके यहाँ लगी होती है, प्रोडक्शन आपके यहाँ होता है, आपके लोग उसको करते हैं। लेकिन उसका एक बड़ा मोटा हिस्सा 30 से 40% सिर्फ इस बात का अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज में जाता है कि वो उनके पास कॉपीराइट है उस प्रोडक्ट का और वो यहाँ इन्वेस्टर हैं। तो आप सोच लीजिए कि भारत में बनता है, भारत में बिकता है, भारत के पैसे से बनता है, भारत के पैसे से बिकता है, लेकिन इन्वेस्टर चूंकि अमेरिका या किसी दूसरे कंट्री का है, इसलिए वो उसका कॉपीराइट का या उसके ट्रेड का या उसका जो लोगो है या जो उसका राइट है टेक्नोलॉजिकल, वो पेटेंट के लिए के वजह से, वो टेक्नोलॉजी की वजह से, पेटेंट की वजह से वो एक बड़ा अमाउंट 40% की तरफ ले जाता है। कुछ नहीं करता लेकिन ले जाता है। रिसर्च करने वाले भी हमारे देश के लोग हैं, रिसर्चर भी हमारे देश के लोग हैं, पेटेंट बनाने वाले भी हमारे देश के लोग हैं, काम करने वाले भी हमारे देश के लोग हैं। लेकिन पेटेंट चूंकि कंपनी का नाम रजिस्टर होता है और कंपनी का ओनर कहीं और बैठा है, इसलिए उस पेटेंट का पैसा वो ले जाता है। ये एक बड़ा गेम भारत में है। अब इन गेमों को यहाँ पर सक्सेस करने के लिए, मार्केट बनाने के लिए, यहाँ तमाम एनजीओज को पैसा आता है, यहाँ तमाम कंपनियों को पैसा आता है, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को पैसा आता है, तमाम ये भी संभव है कि तमाम पॉलिटिशियंस के अलावा लीगल काम करने वालों को पैसा आता है, सोरस जैसी कंपनियों को, हिंडनबर्ग जैसी रिपोर्टें छापी जाती हैं और इसके अतिरिक्त महुआ मोइत्रा जैसे लोग पार्लियामेंट में घुसड़ दिए जाते हैं और उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, फंडिंग की जाती है। ये सब कुछ भारत में चल रहा है। मोदी सरकार उसको कैसे रोकने का लगातार प्रयास करती है। इसीलिए ये ऊधम मचाया हुआ है कि अपोजिशन को खत्म करना चाहते हैं, देश में उद्योगपति को खत्म कर, कोई कह रहा है उद्योगपति खत्म कर रहे, कोई कह रहा है व्यापार खत्म कर रहे। अब आप बनिए समाज से देखेंगे, व्यापारी समाज से देंगे, वो कह रहा है व्यापार खत्म कर रहे हैं।
आप पॉलिटिशियन से कहेंगे, वो कह रहा है व्यापारियों की ही सरकार बनी हुई है। व्यापारी ये कह रहा है कि साहब बड़े वालों को दे रहे हैं, बड़े वाले ये कह रहे हैं विदेशियों को दे रहे हैं, विदेशी ये कह रहे हैं हम आप हमारी कंपनियां ही केवल इन्वेस्ट करेंगी, आपका अडानी और अंबानी को हम बढ़ने नहीं देंगे, उनको हम यहीं फंसा देंगे। आप सोचो कि सब एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्टें दे रहे हैं। जनता कंफ्यूज है कि हकीकत में सही कौन कर रहा है और कौन कह रहा है। लेकिन सरकार को सब गाली दे रहे हैं कि साहब हमारा व्यापार छीन लिया, कोई कह रहा हमारा ये कर लिया, कोई कह रहा हमारा वो कर लिया, कोई कह रहा ऐसा हो गया, कोई कह रहा वैसा हो गया। अब आप सोचो कि ये सब कुछ जो चल रहा है, इसी के बीच में से और रास्ते निकालने, एनजीओज का पैसा सरकार ने रोक दिया, एफसीआरए का नियम बना दिया, एफसीआरए के नियम में दिल्ली में अकाउंट खोलने का कह दिया, दिल्ली में अकाउंट खोलने का एक पर्टिकुलर बैंक में कह दिया और कहा कि आपको हिसाब देना पड़ेगा, आपको साल में उसका हिसाब हमको दिखाना पड़ेगा। ये सब कुछ जब हो रहा है, इसी दौरान कुछ नया चालू हो गया। आम आदमी पार्टी जब फंसती दिखाई पड़ी, लिक्विड पॉलिसी खुल गई और ये पता लग गया कि नहीं ये सब जो चल रहा है, दर्शन हिंडानंदानी जैसे लोग एक्सपोज हो गए, हिंडनबर्ग एक्सपोज हो गया, जॉन सॉरस एक्सपोज हो गया, ये सब भारत में एक्सपोज होते चले गए कि कहाँ से गेम चल रहा है। भारत की जनता समझती भी चलेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी का जब पकड़ना शुरू हुआ, उनके लीडर्स को जेल जाना शुरू हुआ और ये समझ में आ गया कि नहीं अरविंद केजरीवाल को अब पार्टी बनाना पड़ेगा, आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का इशारा कर दिया, ईडी ने आम आदमी पार्टी को पार्टी बना दिया और आम आदमी पार्टी के संयोजक को सम्मन भेज दिया, क्योंकि वही जवाब देगा। आम आदमी पार्टी के संयोजक ने जवाब दिए, हम कौन हैं, हमने साइनिंग अथॉरिटी हैं कि नहीं है, कि हमने ये किया कि नहीं किया, कि हमने वो किया कि नहीं किया। अब सोचो कि जब जिस समय इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता है उसमें सामान्य आदमी से बात की जाती है, उनको जिनसे संभावनाएं होती है उनसे पूछा जाता है। और अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि आप हमसे किस हैसियत से पूछ रहे हैं। उसको लग रहा है कि वो व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति जो साइनिंग अथॉरिटी नहीं है, जिसने कोई रेजोल्यूशन पास नहीं किया, जिसने कुछ नहीं किया, जितना वो बचने की कोशिश कर रहा था वो उन्होंने जवाब में ईडी को लिखा और चले गए मध्य प्रदेश में चुनाव लड़वाने और वहां कह गए 2 तारीख को। लेकिन ईडी तो चुप बैठने वाली थी नहीं, लोगों को लगा आम आदमी पार्टी के नहीं, अरविंद केजरीवाल शहंशाही से बात कर गए और वो चले गए हैं, इसलिए अब सब फुल प्रूफ है। ईडी ने क्या किया कि उसी दिन 13 जगहों पर, 2 तारीख को जिस दिन अरविंद केजरीवाल वहां उपस्थित होने वाले थे, उसी दिन 13 जगहों पर उन्होंने वो छापे मार दिए। उन छापों में 2 तारीख को, उन छापों में ये कोलकाता में, नई दिल्ली में या लखनऊ में और जगह, कुल मिलाकर देश के 13 स्थानों पर जहां जहां वो मामला बन सकता था वहां पर मार दिए। ऐसी परिस्थिति में आम आदमी पार्टी के एक मंत्री और विधायक जो कि पटेल नगर विधानसभा से आते हैं और वो इस समय मंत्री हैं अरविंद केजरीवाल की सरकार में, ऐसे श्रीमान जी को, राजकुमार आनंद उनका नाम है, राजकुमार आनंद के यहाँ भी ईडी घुस गई फ्राइडे को। उसने राजकुमार के यहाँ लगभग 7-8 घंटे का इन्वेस्टिगेशन किया और उनके सारे कागज सीज कर लाई। उनके अकाउंटेड बिजनेस के इन्वेस्टमेंट के एविडेंस मिल गए। 74 लाख रुपए कैश चाइना में ट्रांसफर के बात लग गई, हाथ लग गई। और ये बात ईडी के स्पोक्स पर्सन ने कही है कि हमारे हाथ में बहुत सारे एविडेंसेस लगे हैं राजकुमार आनंद के यहाँ से, जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं और पब्लिक वेलफेयर, वो सामाजिक समरसता के या सामाजिक वेलफेयर डिपार्टमेंट के, यानी कि SC/ST मिनिस्ट्री के मिनिस्टर भी हैं। SC/ST के मिनिस्टर और देश में इतना बड़ा खेल। 74 लाख रुपए के तो एविडेंस मिल गए और बाकी डिजिटल रिकॉर्ड्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स वो उठा कर ले आए। अब उनका कहना यह है कि ये पैसा गलत तरीके से हवाला के माध्यम से चाइना गया। अब हजम नहीं हुआ कि भैया चाइना से फंडिंग भारत में आती है कि भारत को डिस्टर्ब करो, और ये उल्टा चाइना को भेज रहे हैं। तो क्या मोड अपनाया होगा, जो संभवतः समझ में आता है वो ये है कि साहब कुछ व्यापार कर लेते हैं चाइना के साथ, संबंध तो इनके हैं ही। चाइना के साथ व्यापार करने के लिए एक रास्ता अपना लिया कि भाई वहाँ से खाली कार्टून भी खरीद लिए जाए, यहाँ से पैसा भेज दिया जाए, यहाँ से पैसा भेजकर वहाँ से सामान मंगा लिया जाए सस्ते दामों पे। सपोज एक 2 करोड़ की डील हुई तो 20 लाख रुपए नंबर 1 में भिजवा दो, 1 करोड़ 80 लाख नंबर 2 में भिजवा दो और 20 लाख रुपए का सामान भारत में इंपोर्ट कर लो, 20 लाख का सामान फिर 2.5 करोड़ में बेच लो और अब 2.25 करोड़ नंबर 1 का बन जाएगा। जो 1 करोड़ 80 लाख रुपया करप्शन का था, वो करप्शन का पैसा चाइना चला जाएगा।
चाइना से उस वो हवाला से चला जाएगा, उतने ही मूल्य का सामान आएगा, लेकिन उसकी बिलिंग 20 लाख रुपए की होगी। और 20 लाख की बिलिंग होने के बाद 2 करोड़ का सामान आ गया, 2.5 करोड़ का बिका, 2 करोड़ 30 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ। और वो प्रॉफिट में सरकार को टैक्स देने के बाद भी वो पैसा सारा नंबर 1 का कर लीजिए। क्या तरीका, क्या जुगाड़ अपनाई इन महोदय ने। लेकिन ईडी ने इनके पास जो बिक्री हुई और बिक्री के बाद जो करप्शन का पैसा वहां ट्रांसफर हुआ, उसके कुछ ट्रांजैक्शंस पकड़ लिए जो हवाला से गए, उसका कुछ कैश इनफ्लो इनके एम्प्लॉयज के माध्यम से भेजा गया, वो पकड़ लिया, उसके रिकॉर्ड्स पकड़ ली। क्योंकि आप कितना भी शातिरता अपना लीजिए, कितनी भी शालीनता से शातिरता से आप करप्शन कर लीजिए, कुछ ना कुछ तो बचेगा, कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड रखेंगे ना, किसी न किसी आदमी को तो उसमें पार्टिसिपेट करवाएंगे ना, कोई ना कोई चिट्ठी पत्री तो लिख कर रखेंगे ना। और जवाब देते समय कहीं ना कहीं तो फंस ही जाएंगे, क्योंकि भैया 2.25 करोड़ का सामान 20 लाख रुपए में इंपोर्ट हुआ कैसे, चाइना इतना भला कैसे हो गया। या फिर भाई ये कह लीजिए कि चाइना आपको सामान सारा भेज रहा है और भेज कर उस सामान को 20 लाख रुपए से आपसे ले रहा है, 2 करोड़ का सामान भेज रहा है, 1 करोड़ 80 लाख आपको फंडिंग कर रहा है और कह रहा है देश को डिस्टर्ब करो। इन दो में से कोई एक तो कारण बनता है। ये 20 घंटे की सर्च के बाद पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी उनके हाथ लग गई। और ये जो राजकुमार आनंद हैं, ये यहाँ पॉलिटिकल पार्टी के करप्शन का पैसा चाइना कनेक्शन समझ में आ गया। अब आप सोचिए कि राजकुमार आनंद जो पैसा भेज रहे हैं, ईडी ने जो स्टेटमेंट दिया है कि प्रेम फसाई हमको ये सब कुछ मिल गया है, करप्शन का पैसा है, तो इस पैसे का जवाब कैसे देंगे अरविंद केजरीवाल। ये संभव है कि अरविंद केजरीवाल बड़ा गेम करके इस तरह से पैसा ट्रांजैक्शन करवा रहे हों चाइना में, और चाइना की मदद से करप्शन का पैसा नंबर 1 किया जा रहा हो और देश को किस प्रकार से घुमाया जाए और ये पैसा पॉलिटिकली फंडिंग करवा दी जाए पार्टी को, और पार्टी बढ़िया मस्त चले और कहे कि हमारे एमएलए साहब बहुत कमाऊ पूत हैं, राजकुमार आनंद साहब ने बहुत पैसा पैदा किया चाइना से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, और वो पैसा उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी को दान कर दिया। किसी को क्या समस्या है, नंबर 1 का पैसा है। अब ये सोचिए कि इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो ये चाइना मोड अब इन्होंने पकड़ लिया है, लेकिन ईडी ने वो चाइना मोड भी इनका पकड़ लिया है। और क्या हश्र होने वाला है, क्या इसके परिणाम निकलेंगे, क्या इसकी परिणति निकलेगी, ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन अभी तो ये बिल्कुल जगजाहिर होता दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल साफ फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईडी ने केवल केजरीवाल नहीं, केजरीवाल का चाइना कनेक्शन और चाइना से नंबर 2 कनेक्शन, नंबर 2 से नंबर 1 बनाना, नंबर 1 को पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट करना, और फिर इस पूरे का मास्टरमाइंड किसका होना। तो एक तरफ तो आप जा रहे थे, आप चले गए मध्य प्रदेश और आपको लगा कि ईडी इसी में उलझी होगी, ईडी वहाँ अलग उलझी थी और इधर अलग गेम कर रही थी। इसलिए अब एक और मोड जब पकड़ में आया है तो क्या होगा भविष्य, ये तो भविष्य ही बताएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।